मेरी जेठानी रोज रात ससुर जी के कमरे में मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अंशिका है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो बहुत ही अजीब घराना था। ऐसे ऐसे काम होते कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुर में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर थे। जेठ बाहर के देश में होते थे, उनको शादी में भी नहीं देखा, वो आए ही नहीं। मेरे पति का नाम लखन था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमजोर और बीमार नजर आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 4 दिन है तुम्हारे पास, इसको शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी किसी और से करवा देंगे। पति ने हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम पर आज से इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब लखन के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। कहते हैं कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की जरूरत थी। वो सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर में खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाजा गलती से बंद हो गया होगा। वो अभी वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। 11 से 20 मिनट गुजर गए, वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने को कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आई और बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी, जिसका नाम सुनीता था, उससे पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके और जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी क्योंकि लखन देर से आते थे। दरवाजा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान जरूरत से ज्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज भी। मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से सुनीता की हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन मैं बाकायदा आवाज सुनी और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ तो गलत है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा लखन से बात करूंगी, लेकिन लखन सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन सुनीता से ही बात करने के बारे में सोचा तो वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाजा बंद कर दिया। वो तो हैरान ही रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात करने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों में तेल लगाने गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी
और तुम तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी। मैं 2-3 बार चलकर आई तो मैंने देखा कि तुम कमरे में थी ही नहीं। सुनीता ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह बाथरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दे रही होंगी। वो मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। कहने लगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो अपने काम में फिर बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तो वो झुंझलाकर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को तूल दे रही हो? छोड़ो ये सब बातें, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। उसने बात का रुख ही दूसरी तरफ कर दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा लगाना था, लगा लिया। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो, जरूर दाल में कुछ काला है, तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी, चुप चुप रहती थी और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। कोई गड़बड़ तो जरूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के देश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने नहीं जाने दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने कहा कि हाँ, सुनीता का भी पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती हैं। तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है, वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता हो कि वो तैयार होना चाहे, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत को तैयार हो, वो अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। सुनीता को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फोन पर बात करते नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फोन तो करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर ये भी नहीं कहते थे कि बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा एक ही बेटा है और यह सारा कुछ उसी का ही है। मैंने कहा कि पापा आपका एक और भी बेटा है। कहने लगे हाँ, एक और भी बेटा है, गलती हो गई मुझसे, बाप थोड़ी ना बच्चों को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब से मजाक पर मैं हैरान हो गई। भला यह किस तरह का मजाक था? मेरे पति ने भी अजीब तरह सा चेहरा बना लिया था और सुनीता भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वह ही रूटीन थी। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी पापा जी के टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगे ना दबाया जाए उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वह सो जाते तो वह वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांगे दबाती रहती है? ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहे थे। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। उस दिन मैं अपने जेठानी के कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली गई। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं चौंक गई। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। वो पहले ही बहुत घबरा गई थी, फिर खुद को संभाल कर बोली हमारे खानदान में ये सब कुछ नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नजर लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि सुनीता का पेट देखकर लग रहा था जैसे 6वां-7वां महीना हो। मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी, पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरे जेठ आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेता था। क्या उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी या ये उनको पसंद नहीं करते थे? इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कभी कोई मनी ऑर्डर आता, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर उसको अपनी पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी पैरों पर मसाज करवाते हैं। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की जरूरत होती है।
एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा, मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वो उसकी हलक में अटक गया और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, अंशिका यह तुम क्या कह रही हो? हालात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, आप पेट से है ना, इसलिए कह रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कैसी मेरी जेठानी सफेद झूठ बोल रही है। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगे, अंशिका तुम्हें गलत फहमी हो गई है, हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है। यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी तरफ से ही मिलेगी। मैं हैरान से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि सुनीता पेट से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। सुनीता की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 28 से 30 साल की ही उम्र होगी। देखने में भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदास रहती थी। मेरे ससुर बोले, सुनीता तुम्हें अपने मम्मी के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें वहाँ छोड़ दूं। मेरे जेठ तो घर पर रहते नहीं थे, इसलिए सुनीता भाभी को कहीं जाना होता था तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई हो। वह मेरी तरफ डरी हुई नजरों से देखने लगी। मैं समझ गई थी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूंगी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मेरे ससुर सुनीता को लेकर चले गए। लखन भी अपना नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गए। मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए बोर भी बहुत हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। हमारा घर भी ऐसी ही जगह बना हुआ था जहाँ पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब सुनीता घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई है। उसके गाल पर एक चोट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैं रिक्शे से गिर गई थी, इसलिए यह चोट आई है। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ही पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने भी बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने भी कहा, आप कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सारा काम मैं देख लूंगी। मैंने सुनीता को हल्दी वाला दूध दिया और उसे कमरे में भेज दिया। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी। सुनीता जब अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया कि सुनीता सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आज सुनीता की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जब मैंने सोच लिया था तो पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी, नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद करने का नाटक किया था, क्योंकि सुनीता भी अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेती थी। हालांकि दरवाजा मैंने हल्का सा खुला ही छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर के बेड के पास आ गई थी। मैं अभी बिस्तर के पास आई ही थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कस के मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ करके बोले, सुनीता खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल करूंगा। यह कहकर मेरे ससुर ने मुझे जोर से बेड पर धक्का दे दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में कांटों तो खून नहीं था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह में लगा चुके थे और मेरे पास यही एक मौका था यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली की तेजी से कमरे से निकल गई थी। पीछे से मेरे ससुर सुनीता सुनीता चिल्लाते रह गए थे। मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई। लखन सो रहे थे। मैं लखन के सोने के बाद ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी।
अपने ससुर का यह रूप देखकर मैं तो कांप गई थी। ऊपर से इतनी शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ है। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत ही गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वह तो मेरी सास थी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी हो सुनीता थी तो मेरी सास ही, और उन पर जो अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा और लखन को झिझोड़ते हुए उठा डाला। लखन उठकर बैठे, वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ अंशिका, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने लखन का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास अभी भी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंखें नहीं खुली थी। मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। लखन और मेरी सास मुझे हैरत से देख रहे थे। दोनों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट ऑन कर दी। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? लखन मेरी सास मेरा मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी आप ड्रामा करना बंद कीजिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, मेरा बेटा यह कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मैंने क्या कर दिया है? मैं अपनी सास को आगे कर दिया। मैंने कहा, बताइए क्या रिश्ता है इनसे आपका? मेरे ससुर थूक निकलते हुए बोले, यह तुम्हारी? अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली, यह मेरी सास है। मेरी बात सुनकर लखन, मेरी सास और ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सबसे ज्यादा तो मेरी सास डर गई थी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई। वो रोते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहना, मैंने अंशिका को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनके जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से है, ऊपर से आप उन पर हाथ उठाते हैं। देर रात तक उनसे अपने पैरों की मालिश भी करवाते हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और भी आपकी सेवा की जरूरत है। और तुम सबने मुझे धोखे में रखा है। मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? लखन ने मुझे बताते हुए कहा, अंशिका आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। सुनीता हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वो सुनीता से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। सुनीता भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। सुनीता मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन मैंने देखा सुनीता की आंखें सूजी हुई थी। माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर सुनीता रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ। सुनीता की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मरने के बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। पापा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन माँ उन्हें माफ़ नहीं कर रही थी। लास्ट में माँ ने उन्हें इस शर्त पे माफ़ किया कि मेरे मरने के बाद सुनीता से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वह सुनीता से शादी कर लेंगे, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने सुनीता से शादी कर ली, लेकिन पापा सुनीता को वह मान और सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर सुनीता से शादी की थी। किसी को पता नहीं था कि सुनीता मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। उस दिन जो एक औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और उसने कुछ इस तरह से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए
कि सुनीता तुम्हारी जेठानी है। सब कुछ सुनने के बाद मैं पापा की तरफ मुड़ी थी। वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में भी आंसू थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, पापा एक बार आपने जो गलती की थी हो सकता है वह अनजाने में की हो, लेकिन अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है आपके ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने सुनीता को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं तो फिर मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे रहती होगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाए। इसी में आपकी खुशी है, मम्मी जी की खुशी है और सुनीता की भी खुशी है। अब तो आपके घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। कल वो जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम उस मेहमान की खातिर सुनीता को सच्चे दिल से अपना लीजिए। सुनीता की परवाह करना छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। बोले, अंशिका आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं इसी डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादे को निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर बैठाया और उसके पैरों में बैठकर उससे माफी मांगने लगे। सुनीता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक न जाने कितनी बार तकलीफ दी है, लेकिन तुमने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। तुम बहुत महान हो। प्लीज एक महानता और कर दो कि मुझे माफ कर दो। सुनीता एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए, रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा ना कहिए। आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। मुझसे माफी मांगते हुए आप अच्छे थोड़ी लगते हैं। आप मुझे सच्चे दिल से अपना लिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत खुश थी। लखन भी बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद सुनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां फैल गई थी। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश हुए थे। उस नन्ही सी जान को गोद में उठाकर उछल रहे थे जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी थी और मुझे खूब सारा प्यार किया था। कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और लखन भी बहुत खुश है। और सुनीता और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनकी जिंदगी को तो जैसे एक नया सुखद मिल गया हो जीने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।